नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना की चौथी लहर, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा ओमिक्रॉन के कई नए वेरिएंट आ रहे हैं सामने। जी हां दोस्तों, कुछ महीनों की राहत के बाद एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोविड की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। दोस्तों, इस बीच कोविड के बढ़ते मामलों पर दिल्ली स्थित एलबीएस अस्पताल के वीसी डॉक्टर एसके सरीन ने बड़ी बात कही। डॉक्टर सरीन के मुताबिक कोरोना के नए मामलों के बढ़ने के पीछे ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट हो सकते हैं। लिवर और पित्त विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एसके सरीन ने कहा कि इस बात की अधिक संभावना है कि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर 29 अप्रैल को कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। पार्टी को दिया 600 पेज का प्रेजेंटेशन, किसी ने पूरा नहीं देखा। जी हां दोस्तों, प्रशांत किशोर 29 अप्रैल को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि वह 2 मई तक अपनी अगली भूमिका का ऐलान करेंगे। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की वापसी के लिए 600 स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन तैयार किया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि अभी किसी ने भी पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देखा है। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पार्टी को जो टिप्स दिए हैं वे अब बाहर आने लगे हैं। कांग्रेस के जुड़े सूत्रों के अनुसार पीके ने अपने ब्लूप्रिंट में पार्टी को पुराने सिद्धांतों पर लौटने, जमीनी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और स्थायी पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने को कहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, उन्होंने गठबंधन से जुड़े मुद्दे को सुलझाने और पार्टी के कम्युनिकेशन सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत पर भी जोर दिया। प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन की शुरुआत महात्मा गांधी के कोट द नेशनल कांग्रेस कैन नॉट बी अलाउड टू डाई, इट कैन ओनली डाई व्हेन द नेशन से हुई, जिसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कभी मरने नहीं दिया जा सकता, यह सिर्फ राष्ट्र के साथ ही मर सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 5 से 12 वर्ष के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन जल्द ही। सरकारी पैनल ने कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के इस्तेमाल को दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच 5 से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की सुरक्षा प्रदान करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की एक्सपर्ट्स कमेटी ने गुरुवार को कॉर्बेवैक्स वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इससे पहले भी इस बारे में जानकारी दे दी गई थी। एक्सपर्ट्स कमेटी के पैनल ने आज बच्चों के इस आयु वर्ग के डेटा और टीके के उपयोग पर चर्चा की। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की इन सिफारिशों को अब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अंतिम मंजूरी देने से पहले अब डीजीसीआई की अनुमति का इंतजार है। फिलहाल कोरोना वायरस से बचाव के लिए कॉर्बेवैक्स वैक्सीन 12 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को लगाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन का भारत दौरा। वडोदरा में बुलडोजर बनाने वाली जेसीबी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। साबरमती में चरखा चलाया। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। उन्होंने गुजरात के वडोदरा के हलोल में जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। इस यूनिट में बुलडोजर समेत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के दूसरे उपकरण बनाए जाएंगे। दोस्तों, ब्रिटिश मूल की कंपनी जेसीबी का भारत में यह 6ठा प्लांट है। प्लांट को बनाने में 650 करोड़ रुपए की लागत आई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोरिस जॉनसन ने यहां भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से भी मुलाकात की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने रक्षा और एरोस्पेस प्रौद्योगिकियों में यूके की कंपनियों के सहयोग की बात कही। इससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने साबरमती आश्रम पहुंचकर बापू के चित्र पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद चरखा चलाकर सूत काता। यहां की विजिटर बुक में उन्होंने लिखा कि इस असाधारण व्यक्ति के आश्रम में आना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, यह समझने के लिए कि कैसे उन्होंने सच्चाई और अहिंसा के ऐसे सरल सिद्धांतों को बेहतर बनाने के लिए दुनिया को बदलने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, देश में भारी बिजली संकट की है आहट। कई राज्यों में कोयले की भारी कमी से मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, इस बार झुलसती गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ने में लगी है। अप्रैल की शुरुआत से ही तापमान का पारा 7वें आसमान पर है। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में लू चल रही है। गर्मी में झुलस रहे देश को बिजली की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। अप्रैल की शुरुआत में बिजली की मांग पिछले 38 सालों में रिकॉर्ड स्तर पर रही, लेकिन देश के अधिकांश पावर हाउस में कोयले की भारी कमी के संकेत मिल रहे हैं। ऑल इंडिया पावर
इंजीनियर फेडरेशन के मुताबिक कम से कम 12 राज्यों के थर्मल पावर प्लांट में कोयले के स्टॉक में भारी कमी आई है। दोस्तों, फेडरेशन के मुताबिक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, झारखंड और हरियाणा में कोयले की कमी के कारण बिजली की आपूर्ति में कटौती की जा रही है। फेडरेशन ने तो यहां तक कहा कि देश में अक्टूबर 2021 से ही कोयले की कमी के कारण बिजली की आपूर्ति में कमी की जा रही है। कुछ स्थानों पर 8-8 घंटे की बिजली कटौती की खबर है, जिससे वहां के लोगों को गर्मी में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है या कोई वैकल्पिक व्यवस्थाओं में जाना पड़ रहा है। दोस्तों, देश में बिजली के उत्पादन में कोयले की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आज भी देश में बिजली के उत्पादन में 70% हिस्सेदारी जीवाश्म ईंधन की ही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस अलका लांबा और कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द हो। पंजाब कांग्रेस ने डीजीपी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पंजाब पुलिस के डीजीपी वीके भवरा को पत्र लिखकर अलका लांबा और कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की है। इस पत्र में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि एफआईआर जिसकी शिकायत पर दर्ज की गई है उसकी पहचान अब तक उजागर नहीं हुई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि ये दोनों व्यक्ति दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काऊ बयानों को लेकर दर्ज एक मामले के सिलसिले में पंजाब पुलिस बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेताओं कुमार विश्वास और अलका लांबा के घर पहुंची थी। दोनों नेताओं को पूछताछ के लिए 26 अप्रैल को तलब किया गया है। दोस्तों, पंजाब में रूपनगर के सदर थाना में 12 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया। कुमार विश्वास ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल पर अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। उन्होंने पुलिस दल के बुधवार सुबह उनके गाजियाबाद स्थित घर पहुंचने की जानकारी एक ट्वीट कर साझा की थी। उन्होंने चेतावनी दी कि आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल एक दिन पंजाब के साथ धोखा करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक स्कूटरों में आग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, जांच के लिए बनाई कमेटी, भारी जुर्माने का भी किया जिक्र। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स में आग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर कहा है कि जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। भारी जुर्माने का भी हमने प्रावधान इसमें कर दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक स्कूटरों में लगने वाली आग को लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी इन दुर्घटनाओं की जांच करेगी। इसके साथ ही उन्होंने भारी जुर्माने की भी बात कही। उन्होंने एक साथ कई ट्वीट करते हुए लिखा है कि पिछले 2 महीनों में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर से जुड़े कई हादसे सामने आए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनमें कुछ लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। दोस्तों, गडकरी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए गुणवत्ता केंद्रित दिशा निर्देशों का भी वादा किया। उन्होंने लिखा कि रिपोर्ट के आधार पर हम चूक करने वाली कंपनियों पर आवश्यक आदेश जारी करेंगे। हम जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए गुणवत्ता केंद्रित दिशा निर्देश जारी करेंगे। अगर कोई कंपनी अपनी प्रक्रियाओं में लापरवाही बरतती है तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सभी खराब वाहनों को वापस बुलाने का भी आदेश दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जो हुआ वह संविधान के खिलाफ था। जांगीरपुरी वायलेंस के बाद बुलडोजर की कार्रवाई पर बोले कांग्रेस नेता शशि थरूर। जी हां दोस्तों, दिल्ली और जांगीरपुरी और अन्य कई राज्यों में बड़े सांप्रदायिक तनाव पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। कांग्रेस ने बातचीत के दौरान कहा कि हिंसा के बाद जो कार्रवाई हुई है वो संविधान के खिलाफ थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि कार्रवाई से पहले अतिक्रमण के खिलाफ जांच तो होने देते, कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, ना कोई नोटिस दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के 4 घंटे तक कार्यवाही करते रहिए। पूरे देश की इमेज क्या होगी, लोकतंत्र की इमेज क्या होगी, सोच के दुख होता है। पुलिस ने बिना अच्छी तरह जांच किए तय किया हुआ एक्शन लिया और इनके घरों को तोड़ रहे हैं, ये अमानवीय है। शशि थरूर ने आगे कहा कि इंटेंट साफ है कि एक संदेश दे रहे हैं एक समुदाय को कि आप लोगों का स्टेटस अब इस देश में बदल गया है और हम तय करेंगे आप किस किस्म से जिएंगे। इसमें अगर किसी ने पत्थर फेंका था तो भी इस तरह का काम हम डिफेंड नहीं करेंगे और एक्शन लेते, मगर एक्शन क्या है? कहीं लिखा है आपका घर तोड़ देंगे, किस नियम के अनुसार ये घर तोड़े जा रहे हैं? इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, तालिबान ने टिकटॉक और पबजी पर लगा दिया बैन, कहा इन ऐप से भटक रहे हैं युवा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने गुरुवार को वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और सर्वाइवल शूटर प्लेयर्स यूएस डॉग्स बैटल ग्राउंड यानी कि पबजी गेम्स के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। तालिबान ने जोर देकर कहा कि ये अफगानिस्तान के युवाओं को भटका रहे हैं। फोन ऐप अफगानों के बीच लोकप्रिय है, उनके पास मनोरंजन के लिए कुछ ही आउटलेट्स रह गए हैं क्योंकि कट्टर तालिबान ने पिछले साल सत्ता में वापसी करने के बाद संगीत, फिल्मों और टेलीविजन सीरियल्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों,
कैबिनेट ने एक बयान में कहा कि ऐप्स ने युवा पीढ़ी को भटका दिया। दूरसंचार मंत्रालय को उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। मंत्रालय को टीवी चैनलों को अनैतिक सामग्री दिखाने से रोकने का भी निर्देश दिया गया है। हालांकि चैनलों पर समाचार और धार्मिक सामग्री से परे बहुत कम प्रसारित किया जा रहा है। तालिबान ने अगस्त में सत्ता में आने के बाद दावा किया कि पिछले शासनकाल यानी कि 1996 से 2001 के मुकाबले वह इस बार इस्लामी शासन का एक नरम संस्करण लागू करेंगे। हालांकि धीरे धीरे तालिबान ने सामाजिक जीवन पर प्रतिबंध लागू करने शुरू कर दिए हैं। खास तौर से महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लड़कियों के लिए अधिकांश माध्यमिक विद्यालय बंद कर दिए हैं और महिलाओं को कई सरकारी नौकरियों और विदेश यात्रा करने से भी रोक दिया गया है। महिलाओं को अफगान शहरों के बीच भी यात्रा की आजादी नहीं दी गई जब तक कि उनके साथ कोई वयस्क पुरुष रिश्तेदार न हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव हो सकते हैं बीजेपी कैंडिडेट, अखिलेश को बताया स्वार्थी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव होना तय है। वहीं इस उपचुनाव में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ भाजपा प्रत्याशी हो सकते हैं। इसकी वजह है कि वह इन दिनों उनकी आजमगढ़ में सक्रियता बढ़ गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव में निरहुआ ने भाजपा के कई कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया था। बहरहाल भोजपुरी स्टार और भाजपा नेता ने दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ के दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा, हमने 2019 में चुनाव के समय कहा था कि सिर्फ अखिलेश यादव कहते थे आजमगढ़ और इटवा मेरा घर है, लेकिन वह अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी भी आजमगढ़ को छोड़ सकते हैं। अब ऐसा ही हुआ। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से जीतने के बाद सपा प्रमुख ने सांसद का पद छोड़ दिया है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों चलते हैं, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हजारों करोड़ का है पान मसाले का कारोबार, यूं ही नहीं ऐड के लिए ललचाते मेगा स्टार। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन और शाहरुख खान के बाद विमल इलायची के विज्ञापन में अब अक्षय कुमार नजर आए हैं। यह पहला मौका है जब किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन में बॉलीवुड के तीन मेगा स्टार एक साथ नजर आए हो। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस के गुस्से का असर यह हुआ है कि अक्षय कुमार ने इस विज्ञापन से पैर पीछे खींच लिए हैं और इसे करने के लिए माफी भी मांगी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी एक्टर को पान मसाले के विज्ञापन के लिए माफी मांगनी पड़ी हो। इससे पहले अक्टूबर 2016 में हॉलीवुड एक्टर पियर्स ब्रोसनन को जेम्स बॉन्ड के रूप में पान बहार के विज्ञापन के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। तब उन्होंने कहा था कि उन्हें नहीं बताया गया था कि इसमें तंबाकू या सुपारी है। बाद में विवाद इतना बड़ा कि केंद्र सरकार ने इस विज्ञापन पर रोक लगा दी। दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि आखिर पान मसाले का देश में कितना बड़ा कारोबार है कि कंपनियां इतने बड़े स्टार्स को अपने ब्रांड के लिए साइन कर पाती है। भारत में तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स का विज्ञापन दिखाने पर प्रतिबंध है। हालांकि पान मसाला बनाने वाली कंपनियां इसे माउथ फ्रेशनर, इलायची का विज्ञापन दिखाकर या फिर कुछ और दिखाकर अपने ब्रांड को पिछले दरवाजे से लोगों तक पहुंचाती है। दरअसल भारत में पान मसाले और गुटखे का कारोबार हजारों करोड़ रुपए का है। मार्केट रिसर्च फर्म IMARC के मुताबिक 2021 में भारत में पान मसाले का मार्केट 41,821 करोड़ रुपए का रहा। यह मार्केट 2027 तक 53,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचने की उम्मीद है। दोस्तों पान मसाले के टीवी पर जो विज्ञापन आते हैं उनमें से खाने वालों की लग्जरियस लाइफ दिखाई जाती है। कोई सफेद घोड़े से आता है तो कोई करोड़ रुपए की गाड़ी में, तो कोई आलीशान बंगले में लगी बड़ी सी कुर्सी पर बैठकर पान मसाला खाता दिखाई देता है। हालांकि सच तो यह है कि इसे खाने वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में 27 करोड़ से ज्यादा लोग तंबाकू खाते हैं। सबसे ज्यादा तंबाकू खाने वालों में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश में हर दिन तंबाकू और सिगरेट की वजह से 3,500 लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिलायंस ने किया मालामाल। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर, एक साल में 46% का है रिटर्न। जी हां दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। गुरुवार के कारोबार में शेयर ने 2,779 रुपए का उच्चतम स्तर बनाया। यह 63.55 रुपए यानी कि 2.34% की तेजी के साथ 2782 पर बंद हुआ। दोस्तों इस तेजी के साथ रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 18.8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। इससे पहले शेयर का ऑल टाइम हाई
₹2731 था, जो कि पिछले साल अक्टूबर में बना था। दोस्तों, एनालिस्ट के अनुसार जियो का स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस बिल्डअप और क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2022 रिजल्ट में रिटेल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस मार्जिन में सुधार की उम्मीद से स्टॉक में मजबूत खरीदारी देखी जा रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली ने भी रिलायंस के हाइड्रोजन प्लान की प्रोग्रेस के कारण शेयर का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एशिया कप 2022 श्रीलंका से छिनेगी एशिया कप की मेजबानी, बीसीसीआई के दखल से बड़ी हलचल। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के हाथों से एशिया कप 2022 की मेजबानी छिन सकती है। मौजूदा आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका क्रिकेट को यह अंजाम भुगतना पड़ सकता है। श्रीलंका से मेजबानी छीनने की स्थिति में संयुक्त अरब अमीरात को मेजबानी सौंपी जा सकती है। यूएई पहले ही आईपीएल समेत कई टूर्नामेंट की सफलतापूर्वक मेजबानी कर चुका है। दोस्तों, एसएलसी के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने देश में मौजूदा हालातों पर चिंता जताई है। एसएलसी के एक अधिकारी ने द आइलैंड को बताया कि बीसीसीआई ने देश में मौजूदा हालातों के बारे में चिंता जताई और अगर टूर्नामेंट यहां नहीं होता है तो हमें इससे $6 मिलियन अमेरिकी का नुकसान होगा। हालांकि हमने बताया कि सरकार के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह द्वारा पहले ही कहा जा चुका है कि एशिया कप पर अंतिम निर्णय आईपीएल 2022 फाइनल की पूर्व संध्या पर होगा। शाह ने आईपीएल फाइनल के लिए एसएलसी अधिकारियों को भी भारत आमंत्रित किया है। आईपीएल 2022 फाइनल से इतर एशिया कप की मेजबानी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। 2012 टी20 विश्व कप की मेजबानी के बाद से श्रीलंका ने एक बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी अब तक नहीं की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फ्रांस का राष्ट्रपति चुनाव, आखिरी टीवी डिबेट में मैक्रो ने हिजाब तो मरीन ने महंगाई का मुद्दा उठाया। 24 को होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए एमेनुअल मैक्रो और मरीन ले पेन के बीच मुकाबला है। 24 अप्रैल को दूसरे और आखिरी राउंड की वोटिंग होगी। इसके पहले बुधवार को मैक्रो और पेन के बीच आखिरी टीवी डिबेट हुई। बहस के दौरान मैक्रो ने कहा कि पेन की पार्टी ने 2017 में रूसी बैंक से लोन लिया था, इसलिए अगर पेन राष्ट्रपति बनती है तो उनका झुकाव रूस की तरफ रहेगा। वहीं पेन ने कहा कि मैक्रो सरकार ने फ्रांस को बांट दिया है, वो मजहब की सियासत कर रहे हैं। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव का पहला चरण 10 अप्रैल को हुआ था, दूसरा और आखिरी अंतिम चरण 24 अप्रैल को होगा। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कब आएंगे ये अभी तय नहीं है। हालांकि नतीजे चाहे जिस भी तारीख को आए, लेकिन यह तय है कि नया राष्ट्रपति 13 मई से पहले शपथ ग्रहण कर लेगा। दोस्तों, 2017 के चुनाव से पहले ऐसी ही एक डिबेट में मैक्रो का पलड़ा भारी नजर आया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार मरीन शुरू से ही तैयार दिखी। उन्होंने मैक्रो पर कई आरोप लगाए। इस दौरान मैक्रो ने कई बार पेन को टोकने की कोशिश की। पेन की पार्टी ने 2017 में चेक रूसी बैंक से 9 मिलियन यूरो से ज्यादा का कर्ज लिया था। मैक्रो ने बहस के दौरान इसे मुद्दा बनाया। इसके अलावा मरीन ने चुनाव जीतने पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर बैन लगाने का वादा किया है। मैक्रो ने इसका विरोध किया, कहा कि ऐसा करने पर देश में सिविल वॉर छिड़ जाएगा। पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी फ्रांस में है। इस तरह के फैसले देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी ने खोला राज, गलतियां करके इस तरह बच जाते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 9 विकेट से हरा दिया था। इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने कमाल का खेल दिखाया। मैच के बाद टीम के स्टार ऑलराउंडर ललित यादव ने बड़ा बयान दिया। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग के पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक ऑलराउंडर ललित यादव का मानना है कि जीत हमेशा पॉजिटिव माहौल देती है, भले ही आप इस बीच गलतियां ही क्यों न करे हों। ललित ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शुक्रवार को होने वाले मैच की पूर्व संध्या पर कहा कि यह पूरी तरह से अलग माहौल था। आपको पता होता है, जब आप जीत दर्ज करते हैं तो सब अच्छा लगता है, तब यह मायने नहीं रखता कि हमने कितनी गलतियां की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रॉकी भाई का बॉक्स ऑफिस पर तूफान। केजीएफ 2 की कमाई पहले 7 दिन में ही 700 करोड़ पार, बाहुबली 2 और दंगल को भी पछाड़ा। जी हां दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड बनाती जा रही है। फिल्म ने पहले हफ्ते यानी कि 7 दिन में ही 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर लिया है। इतना ही नहीं, फिल्म के हिंदी वर्जन ने भी 7 दिन में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। दोस्तों, ट्रेंड एनालिस्ट को उम्मीद है कि फिल्म दूसरे हफ्ते में ही 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। दोस्तों, मनोबाला विजय बालन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया कि 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी केजीएफ 2 ने 7 दिन में अब तक वर्ल्ड वाइड 720 करोड़ रुपए का ग्रोस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है। इतना ही नहीं, यह फिल्म 6 दिन में ही प्रभास की बाहुबली की लाइफ टाइम ग्रोस 650 करोड़ बिजनेस को पीछे छोड़कर 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई है।
दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मनोबाला ने बताया कि KGF 2 ने 7वें दिन यानी कि बुधवार को 43.51 करोड़ रुपए से ज्यादा का ग्रोस वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया। इससे पहले फिल्म ने 6वें दिन 51.68 करोड़, 5वें दिन 73 करोड़, चौथे दिन 132, तीसरे दिन 115, दूसरे दिन 139 और पहले दिन 165 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में बनी पहली हिंदी फिल्म का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस फिल्म का नाम जो कि किसी भारतीय ने पहली बार भारत में बनाई, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।